हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं अग्रबंधु ज्ञान केंद्र से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास। चैप्टर हमारा रनिंग में है, चैप्टर नंबर 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर तक हम क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द फॉलोइंग एज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ ही है ये, और एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, इन दोनों के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर की स्टार्टिंग में भी कहा था, भले आप लिख चुके हैं दोबारा लिख लो। देखो सोचो, बार बार लिखने का मौका मिल रहा है आपको, काफी कुछ इसमें सारे वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे। एग्जाम में कितना अच्छा लगेगा, बिना फ्लो टूटे आप आंसर लिखोगे फटाफट फटाफट से, और आपका आंसर दूसरों से ज्यादा इफेक्टिव माना जाएगा क्योंकि आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो। तो लिखने से संकोच मत करिए, मैं कॉपी चेक करूंगा अगर फिजिकली मिला तो, ठीक है ना। तो देखिए आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ से, अ हेल्दी एंड फिट पर्सन इज कंसिडर्ड मोर इफेक्टिव, तक लिखिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, a healthy and fit person is considered more effective, efficient and productive than a sick person. If the person is physically fit, only then he can contribute to the GDP of the nation. लिखिए दा तक पहले। ज्यादा एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम कर चुके हैं 2-3 बार, है ना। लिख लीजिए यहां तक। आगे बढ़ते हैं। Only then he can contribute to the GDP of the nation. GDP of the nation. Moreover, if the person is fit, then his efficiency can also rise, and this can prove a good thing for the nation. On the contrary, if the population is not healthy enough to work and earn, the country will remain backward. तो भले ही कंट्री के पास चाहे जितने अच्छे क्वालिटी के फिजिकल रिसोर्सेज हों, लेकिन फिर भी वो कंट्री बैकवर्ड रह जाएगा क्योंकि उन रिसोर्सेज को यूज करने वाली पॉपुलेशन बीमार है, तो है ना। ओनली हेल्दी तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं। ओनली हेल्दी एंड फिट पर्संस कैन स्ट्रगल एंड healthy and fit persons can struggle and survive and can take the nation forward. So expenditure on health is also a main source of human capital formation in any country. इस लाइन की जरूरत नहीं थी, मैंने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आंसर लिख देंगे माइग्रेशन का। हेडिंग डाल दो माइग्रेशन, फिर लिखते हैं इसके अंदर। देखिए लिखते हैं माइग्रेशन के अंदर, देखिए it means transportation of skilled labor from one place where their skills remain idle to another place where their skills are required. It also ensures better utilization of resources in the country. Migration तक लिख लीजिए, क्योंकि जहां पे उनके स्किल्स की जरूरत नहीं है वहां से उनको ट्रांसफर करके दूसरी जगह जहां पे उनके स्किल्स की जरूरत है, तो ऐसा करके माइग्रेशन करवा के उनके स्किल्स का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, देश के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पा रहा है। लिख लीजिए माइग्रेशन के अंदर, ये माइग्रेशन तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे लिखेंगे माइग्रेशन involves two types of cost. Migration involves two types of cost, namely transportation cost and cost of living in another place. Planned migration can result in increased salary rather than increased cost of living and transportation. So it is clear
सो इट इज क्लियर दैट माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए पहले 2 तक लिख लो, फिर इसको भी कंप्लीट कर ले रहे हैं। ये आंसर ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, लिखिए 2 तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं। सो इट इज क्लियर दैट माइग्रेशन ऑल्सो लीड्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लिख लीजिए। ये भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. Establish the need for acquiring information relating to health and education expenditure for the effective utilization of human resources. तो बता रहे हैं जरूरत क्यों है एजुकेशन पे और हेल्थ पे खर्चा करने को, ताकि जो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड फिजिकल लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनका बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाए। तो देखिए ये आंसर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तो आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखिए लिखेंगे इसके अंदर, हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज अ क्रिटिकल डिटरमिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन अ कंट्री। अनलेस वी एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस टू ड्रॉ अ, देखिए लिखिए यहां तक, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेन सेंटेंस है ये, अनलेस वी एक्वायर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस टू ड्रॉ अ प्लान फॉर एन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। जब तक सारी इंफॉर्मेशन ना हो कि कितने लोगों को हेल्थ की जरूरत है, कितने लोगों को एजुकेशन की जरूरत है, तब तक क्या ही प्लान बना पाएंगे। तभी तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम नई नई स्कीम लॉन्च करती रहती है। वो 2011 के सेंसस के बेस पे आयुष्मान स्कीम लॉन्च की 2018 में, और अभी लास्ट ईयर अपना ही देख लो, लास्ट ईयर आपने अपार आईडी फॉर्म एक फिल किया था, अपार आईडी। इसमें क्या है ना, आपका आधार कार्ड और मम्मी या पापा का आधार कार्ड मांगा था इसमें डिजी लॉकर बनाने के लिए, ताकि कल को कोई इंफॉर्मेशन आएगी जॉब से रिलेटेड आपको भेज देंगे मैसेज करके। मेन मकसद तो इसका है कि उन्हें गवर्नमेंट को चाहिए डाटा, कितने लोग इंटरमीडिएट पास हो रहे हैं, कितने लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो सारा डाटा गवर्नमेंट को चाहिए। उसी के हिसाब से तो आगे की प्लानिंग वगैरह करेंगे। ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो क्या ही प्लान कर पाएंगे, क्या ही लिमिटेड रिसोर्सेज को सही जगह इंगेज करा पाएंगे। कंप्लीट कर दीजिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं, हाउ डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके ग्रोथ कैसे होती है, ये पूछ रहे हैं इसमें। भाई ह्यूमन, एक तरह से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके तो ह्यूमंस का फायदा हो रहा है, ग्रोथ यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो पा रही है, देश को फायदा कैसे, लोगों को फायदा, लोगों का फायदा करके, लोगों की एजुकेशन, लोगों की हेल्थ पर खर्चा करके, माइग्रेशन में खर्चा करके, तो इसमें देश का फायदा क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी। तो देखिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इंडिकेटेड बाय अ राइज इन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द नेशन, हेल्थ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पता इन्हीं दोनों चीजों से चलता है मेनली, कि एजुकेशन और हेल्थ का लेवल कितना बड़ा है। इट इज ऑल्सो, टग लिखिए, आगे बढ़ते हैं। It is also indicated by a rise in the level of skill formation in the country. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पता एजुकेशन हेल्थ से चल रहा है, और ये इससे ही पता चलता है कि स्किल आपका कितना बड़ा लोगों के अंदर। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एज अंडर। तो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ग्रोथ में कैसे फायदा होगा, ग्रोथ में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो उसका आंसर लिखना चालू कर देंगे। तो देखिए एज अंडर तक लिख लो पहले, फिर देखते हैं एक एक करके। देखिए स्टार्ट करते हैं।
देखिए पहला पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेटेड एंड स्किल्ड लेबर फोर्स थ्रू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेस द इमोशनल एंड मैटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। हेल्थ पे, एजुकेशन पे खर्चा करके एक इमोशनल एक मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा एनवायरनमेंट क्लियर हो रहा है जहां पे लोग अपना टाइम वेस्ट करना कम पसंद करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में खुद को एंगेज करना ज्यादा पसंद करते हैं। इस पहले पॉइंट का मतलब ये है। सेकेंड पॉइंट, इट रेजेस प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। और हाँ, जो ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो फिजिकल रिसोर्सेज को उतना ही बेहतर ही तो यूज कर पाएगा। जैसे याद है मैंने आपको लेटर का एग्जांपल बताया था, कंटेंट को पढ़ाते समय कितनी सारी लेटर रखी हुई हैं, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो लेटर को यूज कैसे कर रहा है। और इनफैक्ट जो पढ़े लिखे होंगे वो सेम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएंगे। तो ये एक बड़ा फायदा है। तो इससे डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी होगी। लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। थर्ड बेनिफिट, थर्ड लिखेंगे, इट फैसिलिटेट्स इनोवेटिव स्किल्स दैट एक्सेलरेट्स प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। एजुकेशन की वजह से ही, हेल्थ सेक्टर में खर्चा करने की वजह से, मेनली एजुकेशन की वजह से ही इनोवेशन वगैरह होंगे, नए नए इनोवेशन होंगे। नहीं तो जो अनएजुकेटेड है ना, वो पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे, तो जो प्रोडक्टिविटी उनकी वहीं की वहीं रह जाएगी। और एजुकेशन की वजह से इनोवेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी भी इंप्रूव होगी, है ना, पहले से ज्यादा काम होगा। इट रेजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी इन द कंट्री। और जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होते चले आ रहे हैं, तो उतने ही ज्यादा लोगों की, मैं मान के चल रहा हूं कि उनका एम्प्लॉयमेंट भी लग जाएगा, तो पार्टिसिपेशन रेट इससे इंक्रीज होगा। यानी पहले कुछ ही लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज थे, अब लेकिन नए नए लोग भी पढ़ लिख करके आ रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में एंगेज है। मैं मान के चल रहा हूं कि एजुकेशन की वजह से उनका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ऐसा हर बार नहीं हो पाता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से बताया था ना, वो म्यूचुअल फंड के एग्जाम्पल से। वही है, एजुकेशन तभी मिलेगा जब अच्छी एजुकेशन मिली है, क्वालिटी वाली एजुकेशन मिली है, वोकेशनलाइज्ड एजुकेशन मिली है ना, तभी थोड़ा प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम खुद को एंगेज कर पाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में थोड़ा सा देखेंगे इसको और ज्यादा डिटेल में। फिलहाल तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एजुकेटेड होंगे लोग तो उनका एम्प्लॉयमेंट हो ही जाएगा, तो पार्टिसिपेशन रेट भी इससे इंप्रूव होगा। और इससे पार्टिसिपेशन रेट इंप्रूव होगा तो इससे इक्वलिटी इंश्योर होगी, सबको बराबर बराबर के मौके मिलेंगे। फिर लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहे हैं कि देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड इन इनइक्वालिटी वर्ल्ड वाइड विद अ राइज इन द एवरेज एजुकेशन लेवल्स। कमेंट। ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे एजुकेशन का लेवल देश में, दुनिया में बढ़ता जा रहा है, तो वैसे वैसे इनइक्वालिटी उतनी उतनी कम होती आ रही है, असमानता कम होती आ रही है, यानी कि समानता की तरफ, इक्वलिटी की तरफ आगे बढ़ते आ रहे हैं। इस पे कमेंट करना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट इज नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एजुकेशन से इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है, यानी कि समानता आ रही है लोगों के अंदर। एजुकेशन एनहांसेस प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ द लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स है, जो अनस्किल्ड है उनको स्किल्ड बना रहे हैं, और जो सेमी स्किल्ड है उनको भी स्किल्ड बना रहे हैं, है ना। और जो ऑलरेडी जो स्किलफुल है उनके स्किल को और एनहांस कर रहे हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी को और एनहांस किया जा रहा है एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन एनहांसेस प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लेबर फोर्स विच इन टर्न इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट, जिससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। फर्दर तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे लिखेंगे, फर्दर एजुकेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स। पार्टिसिपेशन रेट भी बढ़ रही है, यानी कि परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है यानी कि जो एक्चुअली काम कर रही है और प्लस जो काम करना चाहती है, तो उसमें से जो एक्चुअली काम कर रहे हैं उनका रेट लगातार बढ़ता चला जाएगा। इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड लीड टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वेजेस, यानी कि पहले वेजेस कुछ ही लोगों को मिल रही है, अब उसमें शेयर हो गया, बाकी लोग भी शामिल हो रहे हैं उसमें। लिखिए इन तक। आगे बढ़ते हैं, इंक्रीज इन द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुड लीड टू इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वेजेस, वेजेस इन जीडीपी। अकॉर्डिंगली इनइक्वलिटी वुड रिड्यूस, तो लोगों का शेयर इंक्रीज होता चला जाएगा तो इनइक्वलिटी तो कम होती चली जाएगी ना। पहले क्या था, जीडीपी तो ज्यादा है लेकिन उसमें कुछ ही लोगों का पार्टिसिपेशन है, लेकिन एजुकेशन की वजह से पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है अमंग द लेबर फोर्स, तो इनइक्वलिटी काफी कम हो जाएगी, अब उसमें सब लोगों का शेयर है, ठीक है ना। हाउएवर, while education can be seen as a potential eliminator of inequality, there are other factors which tend to promote inequality worldwide. एजुकेशन के अलावा कुछ और भी फैक्टर हैं। ओलिगोपोलिस्टिक ओनरशिप ऑफ, तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं ओलिगोपोलिस्टिक ओनरशिप ऑफ द ग्लोबल मार्केट्स इज वन सच फैक्टर विच हैज टेंडेड टू कंपाउंड इनइक्वलिटी डिस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। देखिए ओलिगोपोलिस्टिक क्या होता है, एक तो आपने सुना होगा मोनोपोली, मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब होता है जहां पे सिंगल सेलर है, कोई ऐसा गुड या कोई ऐसी सर्विस जिसको प्रोवाइड करने वाला केवल एक ही आदमी है, तो वो जानता है कि मैं अकेला ही हूं मार्केट में इस प्रोडक्ट को सेल करने वाला, इस सर्विस को सेल करने वाला, तो कई बार उसकी तरफ से एक्सप्लॉइटेशन देखने को मिलता है। एक्सप्लॉइटेशन कैसे, प्राइस ज्यादा है ना, उतनी अच्छी क्वालिटी की सर्विस नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। ये होता है मोनोपोली, जब किसी प्रोडक्ट का एक ही सेलर है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब है सेलर, सिंगल सेलर। ओलिगोपोली में क्या है कि एक नहीं है, अ फ्यू है, इसमें तो सिंगल है, इसको अलग से लिख ले रहे हैं। पहले अब यहां तक एजुकेशन तक लिख लो। देखिए इसको अलग से नोट कर लो। देखिए मोनोपोली, मोनोपोली, मोनो का मतलब होता है सिंगल और पोली का मतलब होता है सेलर, ये तो हो गया मोनोपोली। और ओलिगोपोली क्या है, ओलिगोपोली, मेन तो यहां पे ओली का मतलब करना है। ओली का मतलब होता है ए फ्यू, कुछ सेलर है, और पोली का मतलब होता है सेलर, जहां पे किसी प्रोडक्ट के कुछ ही सेलर है। जैसे टेलीकॉम कंपनी आप देख लीजिए, हमारे यहां 3 बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं मेनली। एक तो आपकी जियो है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर इसी का ही है 40%। सेकंड पे आती है एयरटेल, इसका है लगभग 34%। फिर आता है वीआई, इसका लगभग 16% शेयर है बस इनका, तो 90% तो इन तीनों का ही हो गया। बाकी के दूसरे हैं, बाकी का बीएसएनएल वगैरह, बाकी साइड की छोटी मोटी चीजें हैं। तो देखिए यही होता है ओलिगोपोली, जब किसी प्रोडक्ट के, किसी सर्विस के कुछ ही सेलर हो। ये तो चलो इसमें एग्जांपल हो गया। ऑटोमोबाइल में भी आप देख सकते हैं, कार में भी आप देख सकते हैं, वहां पे भी ओलिगोपोली देखने को मिलती है। 2 व्हीलर्स में ओलिगोपोली देखने को मिलती है। तो एक कर्टेल बना लेते, पहले क्या एक अकेले ने मार्केट पे कब्जा कर रखा है मोनोपोली में, तो और ओलिगोपोली में क्या है एक ने नहीं, कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है मार्केट पे, बाकी किसी को आने नहीं दे रहे, परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। तो इस वजह से भी वो इनइक्वलिटी कम नहीं हो पाती। यहां पे भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, यहां पे भी मार्केट के रिसोर्सेज है, यहां पे भी मार्केट की वेल्थ, इकोनॉमी की वेल्थ कुछ ही लोगों के हाथ में है। मोनोपोली में सिंगल सेलर के हाथ में है,
और ओलिगोपोली में कुछ लोगों के हाथ में, पूरा मार्केट इन्होंने कैप्चर कर रखा है। देखो लोग जो रिचार्ज करा रहे हैं 40% जियो के पास जा रहा है, 34% एयरटेल के पास जा रहा है, वीआई के पास 16%। तो ज्यादातर लोगों का पैसा रिचार्ज के मामले में इन तीनों के पास ही जा रहा है। इसे ही कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो इनइक्वालिटी कहां से दूर हो पाएगी? इनइक्वालिटी तो तब दूर हो पाती ना, 3 की जगह होते 30, 3 की जगह 30 टेलीकॉम कंपनी होती। तभी तो कह रहा बीएसएनएल को टीसीएस के हवाले कर दिया, ताकि टीसीएस में थोड़ा सा सॉफ्टवेयर एडवांसमेंट करें, ताकि जो नेटवर्क एरर आती हैं इसमें बीएसएनएल बहुत ज्यादा, वो थोड़ा कम हो जाए, ऐसा उम्मीद जताई जा रही है। देखिए लिख लीजिए इसको। तो देखिए दोबारा देख लेते हैं सेंटेंस को, क्या कह रहे थे इसमें? इसमें कह रहे थे कि ओलिगोपोलिस्टिक ओनरशिप ऑफ द ग्लोबल मार्केट इज वन सच फैक्टर विच हैज टेंडेड टू कंपाउंड इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी बढ़ गई उल्टा, कम होने के बजाय, डेस्पाइट द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के बढ़ने के बावजूद। लिख लो, कंप्लीट कर दो आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं? एग्जामिन द रोल ऑफ एजुकेशन इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। एजुकेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? तो इससे मिलता जुलता क्वेश्चन की यही था, वही है सेम टू सेम। तो देखिए एजुकेशन इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट इनपुट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन। दिस इज बिकॉज, तक लिख लीजिए। देखते हैं कि करके सारे पॉइंट्स जो पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखे थे हमने। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट रीजन, एजुकेशन प्रोड्यूसेस गुड सिटीजन्स विच इंप्रूव्स सोशल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तो एजुकेशन की वजह से अच्छे सिटीजन, अच्छे नागरिक तैयार हो रहे हैं, जिससे सोशल एनवायरनमेंट इंप्रूव हो रहा है, चेंज हो रहा है, सोशल फैब्रिक है ना। सेकंड, इट फैसिलिटेट्स यूज ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री। एजुकेशन की वजह से जो फिजिकल रिसोर्स हैं, जो नेचुरल रिसोर्स हैं, इवन जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसका बेटर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। लिख लीजिए दोनों पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, में लिखेंगे इट एक्सपेंड्स मेंटल होराइजन ऑफ द पीपल लीडिंग टू इनोवेशंस, इन्वेंशंस एंड टेक्निकल इंप्रूवमेंट्स। एजुकेशन की वजह से ही ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। देखिए थर्ड पॉइंट भी लिख लो। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो पा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब जब लोगों का पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट हो रहा है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इससे इंश्योर हो रहा है। लिख लीजिए। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। 14th में पूछ रहे हैं एक्सप्लेन हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन भी है। स्टिमुलेट्स का मतलब होता है एनकरेज, स्टिमुलेट या एनकरेजेस। ये वर्ड है ना आपको बिजनेस स्टडीज में, स्टाफिंग में भी देखने को मिलेगा, एनकरेज होता है। तो एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एनकरेज हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे एक्सेलरेट हो रही है, ये इसमें पूछ रहे हैं। इसको बहुत ज्यादा लॉन्ग में लिखने के बजाय शॉर्ट में ही लिख देंगे। आइए लिख लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज एन इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इंपॉर्टेंट डेटर्मिनेंट है, प्राइमरी डेटर्मिनेंट है किसी भी कंट्री के लिए, मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है ये। A key factor in the growth of a knowledge economy. Besides, investment in education is directly linked with human capital formation.
और इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन वो डायरेक्टली लिंक्ड है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से, विच तक लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। विच देखिए, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विच स्टिमुलेट्स या एनकरेजेस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। और कैसे ग्रोथ प्रोसेस कैसे हो रही है? थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। शॉर्ट में लिखना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, बेस्ट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड हायर लेवल्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर हमारे पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम उनकी वेस्टेज को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन इस बात को इंश्योर करता है कि जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। ऑप्टिमम यानी कि बेस्ट, लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रिंग आउट द नीड फॉर ऑन द जॉब ट्रेनिंग फॉर अ पर्सन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का जरूरत क्या है वो पूछ रहे हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ये भी एक सोर्स था ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, उसी को एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है ना। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। Nowadays many companies are spending ये भी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, स्पेंडिंग अ सिग्निफिकेंट मनी ऑन द, तक लिखिए, आगे बढ़ते हैं। Nowadays many companies are spending a significant money on the training of their employees. On the training of their employees to impart them the knowledge and training of their work. It will enable the employees to do, पहले भी do लिखना रह गया था, लिख लीजिए, to do their jobs in a more efficient and effective way, ताकि वो काम को टाइम से कर सकें और कम कॉस्ट में कर सकें, एफिशिएंटली कर सकें। इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग तक लिखिए। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग, initial expenditure on training results in a substantial rise in the incomes of such companies। तो ट्रेनिंग पे खर्च करके ना केवल एम्प्लॉय का फायदा हो रहा है, कंपनी को भी अल्टीमेटली फायदा मिलता है, उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज होते हैं, क्योंकि काम करने वाले तो लेबर ही हैं, है ना, फिजिकल रिसोर्सेज को यूज करने वाली भी लेबर ही है। सेकेंडली, एम्प्लॉयज ऑल्सो बिकम मोर यूजफुल एंड प्रोडक्टिव फॉर द नेशन। और वो लेबर भी काम की बन रही है देश के लिए। कर दीजिए आंसर कंप्लीट। देखिए ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर बच्चों, बाय बाय।